हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द बिहार एजुकेशन टूर पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का जो पांचवा चैप्टर है उसे कवर करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बाकी की चीजें समझा दी हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी कि लोग किस प्रकार से जो है शासकों का चुनाव होता था, कुछ लोग कैसे राजा बन गए थे और राजा बनने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हुआ करती थी, अश्वमेध यज्ञ लोग क्यों करवाते थे और समाज को किन चार वर्णों में बांटा गया था। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा है या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक जो है वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप इस एनसीईआरटी की सीरीज को अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनपद के ऊपर। जनपद क्या होते हैं, इसी के ऊपर आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है। तो जनपद क्या है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख है जन का, ठीक है। तो जन लोगों का समूह होता था, लोगों का समूह होता था, सॉरी, जन जो है लोगों का एक समूह होता था जिसका काम क्या होता था, जो लोग एक साथ रहा करते थे। लोगों का एक समूह जहां पर लोग एक साथ रहा करते थे और उन्हीं में से सभा के द्वारा किसी को शासक चुन लिया जाता था। तो वे जो शासक थे वो जन के राजा हुआ करते थे। लेकिन जब महायज्ञों को कर कर लोग अपने आप को राजा घोषित करने लगे तो ये जन के राजा नहीं रह गए बल्कि इनको अब जनपद का राजा कहा जाने लगा। ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग बसे हों। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र 4 पर दिखाए गए हैं, उन्हें हमें देखेंगे। और साइड में एक चीज इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा है और इसी प्रकार के कई सारे ऐसे जनपद हैं जिनका पता खुदाई के दौरान पता चला है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, चित्रित धूसर पात्र की। ठीक है, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां मिली हैं, कटोरियां हैं और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे किसी खास प्रकार के बर्तन में खाना खिलाते हैं। ठीक है, और जो कि दिखने में थोड़ी सी अच्छे हो। और इसी बात को बेस बनाते हुए पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने ये माना कि ये जो बर्तन है ये हमेशा लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन कुछ खास मौकों पर इनका प्रयोग किया जाता था क्योंकि इसके ऊपर चित्रकारी की गई थी। काफी ज्यादा पतली परत की और चिकनी ये जो है बर्तन की संरचना हुआ करती थी, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो बहुत से ऐसे है, जैसे गन्ना है, तिल है, सरसों है। इसका नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था, अभी जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। चित्रित धूसर पात्र क्या है? चित्रित का मतलब होता है पेंटेड, जिसपे पेंट किया गया हो, पेंट किया गया हो और साथ ही साथ उसपे कुछ कलाकारी की गई हो। धूसर मतलब धूसर रंग का, ब्राउन रंग का। और पात्र मतलब होता है बर्तन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चित्रित धूसर पात्र यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, पेंटेड ग्रे वेयर इसको बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है क्योंकि इस पे लिखा है चित्रित।
ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो भी चित्रकारियां की गई हैं या तो सीधी लाइन में है या फिर इसमें कुछ डिजाइनिंग ऐसी की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि लोग जन में ना रहकर जनपद में रहने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद महाजनपद का अब उदय होता है, तो अब हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद, जनपद यानी कि वे लोग जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ या कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों को किया और खुद को शक्तिशाली राजा घोषित कर लिया, तो वे जनपद और अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब उनकी शक्तियां और बढ़ी। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और तब इन्हें जाकर क्या कहा जाने लगा, उन्हीं जनपदों को जिनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी वह जगह होती है जहां पर राजा क्या महल होगा और राजा जहां पर निवास करते होंगे, जहां से अपना शासन चलाते होंगे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब हुआ कि चारों तरफ दीवार खड़ी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये कब की बात है? ये लगभग 2500 साल पहले की बात है, जब कुछ जो जनपद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और लोग जो है राजधानियों में रहने लगे। जितने भी मतलब राजा महाराजा थे वो राजधानियों में रहने लगे और अपने किले के चारों ओर लकड़ी और ईंट जैसे का जो है एक दीवार बनवाने लगे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। तो बिल्कुल ऐसा सही भी था। लोग किलों का निर्माण इसलिए करवाते थे, राजा किलों का निर्माण इसलिए करवाते थे कि जो दूसरे राजा हैं वो उन पे जल्दी अटैक ना कर पाए। अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को भी रिप्रेजेंट करने का काम ये लोग किया करते थे। तो ऐसा भी विचार आता है। अब हम लोग देखेंगे मानचित्र 4 को, और मानचित्र 4 पे कौन कौन से वे नगर हैं, कौन कौन से महाजनपद हैं जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मानचित्र को देखने का एक सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले हमें क्लू ढूंढना होता है कि मानचित्र पर किस चीज को किस पॉइंट से दिखाया गया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लू दिया नहीं गया है, तो चलिए हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें दिखता है कि यहाँ पर एक गांधार है। गांधार नामक जगह है जो कि झेलम नदी के किनारे है, और यहाँ पर तक्षशिला इसकी आई थिंक की राजधानी होनी चाहिए। एक यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुरु महाजनपद है। कुरु भी क्या है? महाजनपद है, और इसकी राजधानी जो है हस्तिनापुर है। उसी तरह से यहाँ पर अवंती महाजनपद है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसकी राजधानी उज्जैन में पड़ती है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर, कौन है यार, तुम लोग ना वीडियो बिगाड़ के रख देते हो मेरा। आ जाओ। एक जो आप यहाँ पर महाजनपद देख रहे हो ये है पांचाल। ठीक है, इसी प्रकार से कोसल है, और यहाँ पे राजगिरी है, वैशाली है, मगध है, वज्जी है। तो अनेकों प्रकार के यहाँ पर हमें जनपद देखने को मिलते हैं जो कि किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो और इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई सारे महाजनपद जो है मेन मेन नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। मतलब जब लोग अपने किलों के चारों तरफ, सॉरी, अपने महल के चारों तरफ एक किले का निर्माण करवा देते थे, तो इससे दो चीजें होती थी कि बाहर से जो लोग हैं आक्रमणकारी, बाहर से अन्य राजा जो आक्रमणकारी है उनसे सुरक्षा हो जाती थी। दूसरा, जिस राजा ने इस किले का निर्माण करवाया है उसके वैभव का पता भी चलता था कि वो कितना वैभवशाली है, कितना धनवान है। और साथ ही साथ इस किले के भीतर जितने भी लोग रहते थे उन पर नियंत्रण करना काफी ज्यादा आसान होता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं से भी दीवार उठा देना है।
एक बहुत ही खास योजना बनाई जाती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करके इसे बनाया जाता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, तब जाकर ऐसा किला बना होगा, इसका निर्माण हुआ होगा। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ी होगी, अर्थात पत्थरों को जुटाना, ईंटों का प्रयोग, मतलब ईंटों को कहाँ से जुटाया जाए, ये सब की भी जरूरत पड़ी होगी। अच्छा, अब जो महाजनपद है, चूंकि जन के अंदर कोई सेना नहीं होती थी, ध्यान दीजिएगा, जन अपने आप में एक सेना थी, मतलब कबीले के सभी लोग युद्ध में जाया करते थे, सभी लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे और उसमें जो योग्य व्यक्ति था वो उनका नेतृत्व करता था। कोई स्थायी सेना नहीं थी। जो योग्य व्यक्ति था उसको सरदार माना जाता था और यही सरदार जो है युद्ध में लोगों का नेतृत्व करता था। उसके बाद आया जनपद। तो जनपद के अंदर क्या था कि थोड़ा मोड़ा लोगों ने सेना रखना शुरू कर दिया था अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब जनपद से महाजनपद आया, तो महाजनपद के अंदर आप देखो कि अब राजा जो है वो सेना रखने लगे थे। अब राजा बड़ी बड़ी सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन भी देने लगे थे। ठीक है, और पूरे साल तक उनको कहा जाता था कि आप मेरे यहाँ काम कर सकते हो। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के क्या होते थे? कुछ ऐसे सिक्के जिसके ऊपर किसी चीज से, किसी मोहर से आघात करके इस पे जो है निशान उकेरे गए होते थे, इसे आहत सिक्के कहते थे। इन सिक्कों के बारे में हमें अध्याय 8 में पढ़ना है, तो हम अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। कौशाम्बी किले के का दीवार आप देख सकते हैं कि ये दीवार कैसे बना है। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला ईंट के दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो किला है, इसका जो दीवार है, इसकी जो दीवार है उसको किस प्रकार से बनाया गया है। अब चूंकि जन जब जन हुआ करता था, तो उस समय टैक्स का कोई लोचा ही नहीं था। मतलब कि लोग जितना भी युद्ध में जीतते थे उसमें से कुछ हिस्सा सरदार अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा पूजा के लिए, पुरोहितों के लिए निकाल दिया जाता था, यज्ञ वगैरह के लिए, और कुछ हिस्सा जो बाकी का हिस्सा था वो सब लोग आपस में बांट लेते थे। जब जनपद आया तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन महाजनपद जब आया तो महाजनपद में चूंकि, ध्यान दीजिएगा कि महाजनपद के अंदर नियमित सेना हो गई थी। नियमित सेना हो चुकी थी। ठीक है, नियमित सेना जब होगी तो नियमित सेना को वेतन देना पड़ेगा, और यह वेतन राजा कहाँ से देंगे? तो यह वेतन राजा देंगे कर वसूल कर। ठीक है, कर वसूली से। ठीक है, तो कर वसूली भी अब यहाँ पर चालू हो जाएगी। ठीक है, टैक्स कलेक्शन। महाजनपदों के राजा जो है विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधन जैसे कि धन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के जो राजा हैं वो लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब क्या होता था कि जो जनपद है वहां पर लोग, जनपद में राजा जो है टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि लोग उनके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, और उसी उपहार से उनका जो है खर्चा चल जाता था। लेकिन जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई, कर्मचारी रखे जाने लगे, नियमित सेना रखी जाने लगी, उनको वेतन देना है, तो इसके लिए उपहारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता था। तो इसलिए नियमित रूप से टैक्स कलेक्शन करने का भी प्रावधान कर दिया गया महाजनपद काल में। ठीक है, अब टैक्स कई प्रकार के हो गए। कई प्रकार के टैक्सों में था, सबसे पहले फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कृषि उस समय जो है एक मेन, उस समय का जो है आर्थिक स्रोत था, मेन वहां से पैसा आता था। तो कृषि पर जो, फसलों पर जो टैक्स लगाया जाता था वो सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो कृषि कार्य ही करते थे, अन्य कार्यों में बहुत कम लोग लिप्त थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। यदि आपने कोई भी अनाज उगाया तो उसको पहले 6 हिस्सों में बांटा जाता था। उसको 6 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें से एक हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था, बाकी का 5 हिस्सा जो है वो किसान के पास रहता था। तो ये एक टैक्स व्यवस्था थी किसके समय की? महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में जनरली 1/6 जो है टैक्स वसूला जाता था।
जिसे भाग कहा जाता था। मतलब टैक्स को टैक्स ना कह के क्या कहा जाता था, मतलब टैक्स नहीं कह के उसे कहा जाता था कि मुझे भाग चाहिए। भाग का मतलब है कि जो भी आपका फसल उपजा है, जितना भी आपने फसल उगाया है, उसमें से मुझे 1/6वां भाग चाहिए। ठीक है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जैसे कि श्रम के रूप में चुकाने वाला कर। मान लो कि कोई कारीगर है, तो उस पे भी टैक्स लग रहा है, लेकिन ये टैक्स पैसों के रूप में नहीं होता था। ये टैक्स जो है श्रम के रूप में होता था। कोई कारीगर है तो उस पे टैक्स जो लगता था वो श्रम के रूप में होता था, लेबर के रूप में होता था। कैसे? जैसे कि एक बुनकर है, ठीक है, लोहार है या सुनार है, वो राजा के लिए महीने में कम से कम एक दिन काम आकर उनके यहाँ करेगा, और जिसकी मजदूरी उसे राजा नहीं देंगे। तो ये टैक्स था किसके ऊपर? ये टैक्स था जितने भी कारीगर है, जैसे लोहार, सोनार, बुनकर, उनके लिए। पशुपालकों को पशुपालकों को भी टैक्स देना पड़ता था। जो पशुपालक हैं, इनको भी टैक्स देना पड़ता था, और इस टैक्स का आधार क्या था कि जानवरों से जो भी उत्पाद होता है उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता है। था मान लीजिए कि जानवरों से, मवेशियों से घी का उत्पादन हुआ, तो ये भी टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यदि ऊन का उत्पादन होता है तो वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। कपड़ों का उत्पादन होता है उनके द्वारा, तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स के रूप में। तो पशुपालकों को पर भी जो है टैक्स लगता था। व्यापारियों को भी सामान खरीदने बेचने पर टैक्स देना होता था। जो भी सामान खरीद या बेच रहे हैं उस पर कुछ उनको टैक्स देना पड़ता था। आखेटक, आखेटक यानी कि जो लोग जंगलों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में टैक्स को देना होता था। तो कुछ इस प्रकार के टैक्स व्यवस्थाएं हुआ करती थी महाजनपद काल में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में परिवर्तन होने लगा था। कृषि में परिवर्तन किस प्रकार का था और क्या थी इसकी व्यवस्थाएं, आइए देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इसके पहले जो हल था वो लकड़ी के हुआ करते थे, लकड़ी के हुआ करते थे, और लकड़ी का होने की वजह से खेतों की गहरी खुदाई नहीं हो पाती थी, गहरी खुदाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उपज जो है, उपज बहुत ही कम हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब फाल के रूप में लोहे के फाल आ गए थे, जिससे खेतों की अच्छी खासी गहरी खुदाई हो जा रही थी, और उपज में भी क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले लोग धान कैसे बोते थे? तो धान के लिए क्या किया जाता था कि धान का छिड़काव कर दिया खेतों में, ठीक है, तो उससे जो उपज थी वो कम थी, धान का उपज कम हुआ करता था। लोगों ने अब उसका रोपण शुरू किया। रोपण का अर्थ क्या हुआ कि धान के जो पौधे हैं उसको एक समय के बाद एक जगह से निकाल कर और दूसरे खेत में उसे लगा देना, यही कहलाता है रोपण। ठीक है, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। तो धान का अभी भी क्या होता है, रोपण ही होता है। धान के छोटे छोटे पौधों को तैयार करके उसे खेतों में लगाया जाता है, कीचड़ के अंदर लगाया जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, क्योंकि जब धान को ऐसे छिड़काव करके उगाया जाता था तो बहुत सारे ऐसे पौधे थे जो मर जाते थे, जो नहीं आगे चल पाते थे। लेकिन रोपण की वजह से जो है इनमें एक अच्छी प्रकार की उपज हो जाती थी, धान का जो है अच्छा उपज होने लगा, और पौधों की संख्या जो है वो बढ़ गई। मतलब कि पहले की तुलना में पौधे बहुत कम मरने लगे थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगा। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, लेकिन इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था लेकिन उपज बहुत ज्यादा होती थी। ये काम ज्यादातर कौन करते थे? ज्यादातर दास, दासी। दास दासी का मतलब वही जो ऋग्वेद में हमें दास का उल्लेख मिलता है, जो लोग आर्यों के दुश्मन हुआ करते थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो जो भी राजा की सेवा करते थे, ये लोग इस काम में लगे होते थे। ठीक है, तो दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर भी इस काम में लगते थे। ठीक है, इसके अलावा जो किसान हैं वो तो करते ही थे, लेकिन अगर बात करें तो ज्यादातर ये काम दास दासियों से भी करवाया जाता था, और भूमिहीन, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वे लोग भी करते थे।
अब हम लोग एक महाजनपद मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। जैसे कि बहुत सारे महाजनपदों की बात होगी अगले क्लास में, लेकिन अभी हम लोग महाजनपद जो कि मगध है उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। मानचित्र चार्ट पर हमने मगध को देखा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मतलब इतने सारे जनपदों में 16 महाजनपदों में से मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों बन गया, आइए देखते हैं। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में क्या था कि एक तरफ से गंगा नदी बहकर आ रही थी और इधर से जो है सोन नदी बहकर गंगा में यहाँ पर मिल रही थी, और इसी के संगम के दक्षिण में या यूं कहे इसके मध्य में जो है मगध बसा हुआ था। ठीक है, और इसकी वजह से यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। क्या हुआ था, यहाँ पर यातायात की सुविधा थी, नावों के द्वारा यातायात सुगम हो गया था। ठीक है, जल वितरण, खेतों तक पानी आसानी से पहुंचता था, और चूंकि ये जमीन जो है नदी किनारे थी तो नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के कारण जलोढ़ मिट्टी के कारण ये ये जो जगह है वो काफी ज्यादा उपजाऊ था। तो यहाँ मौजूद जलोढ़ मिट्टी के कारण यह जो क्षेत्र है काफी ज्यादा जो है उपजाऊ हो गया था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, और चूंकि जंगलों से भरा था तो इसमें रहने वाले जो जंगली हाथी थे ये बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था, महाजनपद था, जहां पर हाथियों को भी सेना में रखा गया था। हाथी की सेना तैयार की गई थी। ठीक है, हाथी की सेना थी यहाँ पर। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ी, रथ ये सब बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी। तो बहुत सारे संसाधन यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साम्राज्य था, जो साम्राज्य विस्तृत था मगध, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और काफी ज्यादा बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। एक का नाम था बिंबिसार और दूसरे का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो है मगध साम्राज्य में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन थे, बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। ठीक है, और बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब ये चाहते थे कि जितना बड़ा साम्राज्य इनका हो जाए उसके लिए हर कोशिश ये लोग करते थे। महापदम नंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बाद में जो मगध पर एक और शासक आए तो उसका नाम था महापदम नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। महापदम नंद, ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था ये महापदम नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, जो कि आज का राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मतलब शुरुआत में अगर बात करें मगध की, तो मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तो वो थी राजगृह में, यानी कि राजगीर में। ठीक है, बाद में इसे पाटलिपुत्रा लाया गया। मतलब बाद में इसे क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्रा में इन लोगों ने अपनी राजधानी को बना दिया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर। ठीक है, मतलब इसी के लगभग आसपास की बात है। 2500 साल पहले की बात है ये मगध महाजनपद की। मगध की जो कहानी हम लोग देख रहे हैं वो 2500 साल के आसपास है, और इसी के आसपास है लगभग 2300 साल के आसपास, 200 साल बाद। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, और वो पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी में कई सारी नदियां आकर जो है मिल जाती हैं।
ठीक है, उन्हीं नदियों में सर एक नदी थी, कौन सी? व्यास नदी। तो व्यास नदी तक ये पहुंच चुका था। ये भारत का पश्चिमी हिस्सा था। यहाँ पर हम देखें तो भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मगध साम्राज्य है, मान के चलते हैं, और ये व्यास नदी तक पहुंच चुका है। कौन? सिकंदर। जब उसने मगध की ओर कूच किया, मतलब मगध की ओर उसने चाहा कि मगध पर अब हमला किया जाए, क्योंकि मगध काफी ज्यादा समृद्ध था और यहाँ से इसको जीतना अपने आप में एक खास बात थी। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो सिकंदर के मुकाबले जो मगध के शासक थे, उनके पास एक अच्छी खासी सेना हुआ करती थी, और इससे भयभीत होकर सिकंदर के जो सिपाही हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से मगध की सिकंदर की कुछ कहानी है, जिसका सपना जो है भारत विजय का अधूरा रह गया। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे वज्जी महासंघ की। वज्जी महाजनपद या महासंघ, महाजनपद। तो मगध महाजनपद की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके ठीक नजदीक ही वज्जी राज्य भी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और वैशाली अभी बिहार में पड़ती थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, मतलब यहाँ पर कोई राजा नहीं था। यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे, और इसीलिए वैशाली को प्रथम गणराज्य भी कहा जाता है। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि वैशाली को विश्व का प्रथम गणराज्य कहा जाता है, प्रथम गणराज्य कहा जाता है, जहां पर जहां पर कोई एक राजा नहीं था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब गण कोई एक शासक का नहीं हुआ करता था, बल्कि इसमें राजाओं का एक समूह हुआ करता था, और वे लोग साथ में ही शासन करते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार, कर्मकार का मतलब वे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर हैं, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये सारी चीजें थी किसकी? वज्जी गणराज्य की। ठीक है, अभी इधर एक वर्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा होती है। ओके, आगे है कि बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अगर हम पढ़े बौद्ध साहित्य को, तो इसमें संघ के जीवन, संघ में जीवन कैसा होता था, इसका एक सजीव चित्रण मिलता है, सजीव वर्णन मिलता है। मतलब कि बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। देखो, गौतम बुद्ध के ग्रंथों में एक दीघ निकाय प्रसिद्ध है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, और इसमें एक संघ की चर्चा मिलती है। और ये संघ की चर्चा क्या है? आजाद शत्रु और वज्जी संघ के बारे में यहाँ पर एक चर्चा मिलती है। ठीक है, आजाद शत्रु जो कि मगध का शासक हुआ करता था, मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था आजाद शत्रु, और वज्जी संघ से उसका क्या लेना देना था, इसकी चर्चा इसमें मिलती है। आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा, महात्मा बुद्ध के पास भेजा वस्कार को, और कहा कि भाई आप सलाह लेकर आइए कि वज्जी पर अगर आक्रमण करना है तो क्या सही रणनीति रहेगी उसके लिए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि क्या वज्जी में जो लोग रह रहे हैं, जो गण है, वो सभाएं नियमित रूप से करते हैं, मतलब नियमित रूप से साथ बैठते हैं, सभी निर्णय लेते हैं, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सभाएं तो हो रही हैं और उसमें कोई राजा नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा, किसी राजा में फूट तो नहीं पड़ी है ना। तो जितने भी राजा हैं वो सब लोग नियमित रूप से बैठ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, जब उन्हें पता चला, यानी जब गौतम बुद्ध को पता चला कि ऐसा होता है कि वज्जी में सारे राजा जो है एक साथ बैठते हैं
और निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे और तब तक नहीं हारेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। तो पहला महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर वे लोग सभाओं में एक साथ मिल रहे हैं और नियमित सभाएं कर रहे हैं, नियमित चर्चा कर रहे हैं, तो वे लोग कभी भी जो है हारेंगे नहीं, उन पर विजय पाना मुमकिन नहीं है और वे लोग उन्नति करते रहेंगे। आपस में अगर मिलजुल कर वे लोग रहते हैं तो भी उन्हें हराना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कोई फूट ना पड़े तब तक जो है किसी भी राज्य को हराना थोड़ा मुश्किल होता है। पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, मतलब जो परंपराएं हैं उनका पालन करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक, और बड़े का सम्मान करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक जो है वज्जीवासियों को हराना मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ यदि वज्जीवासी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तो भी उनमें कोई फूट नहीं पड़ने वाली। शहर, गांव, चैत्य इन सब का रखरखाव करते रहेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वज्जी जो है उन्नति करता रहेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने जो है वस्कार को बताया वज्जीवासियों के बारे में। और वज्जी पर मगध के जो शासक थे, मगध का जो शासक था अजात शत्रु, वह मतलब कि जीतना चाहता था वज्जी को, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो सलाह दी थी वो बिल्कुल सही सलाह थी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इसके बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। और यहाँ पर कुछ अन्यंत्र दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लेना ऐसे ही एट अ ग्लांस, क्योंकि 2500 के आसपास अभी हमने इस चैप्टर में बात की, तो 2500 के पास ही वर्ल्ड में हुई किसी घटना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ, और इस चैप्टर के समाप्त होने के साथ ही आज ये जो 5वां अध्याय था, 5वां अध्याय जो है वो भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीरीज में, एनसीईआरटी की इस सीरीज में हम लोगों ने 5 अध्याय क्लासिक्स एनसीईआरटी की कर ली है। अब धीरे धीरे एक एक अध्याय करते हुए हम लोग 10वें अध्याय तक पहुंचेंगे, और उसके बाद मैं जियोग्राफी को स्टार्ट करूंगा। जियोग्राफी अर्थात भूगोल को मैं स्टार्ट करूंगा, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें क्लास 6 की एनसीईआरटी कह रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।